आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। हाल ही में विधानसभा चुनाव में जहां पार्टी को सिर्फ 2 सीटों से संतोष करना पड़ा, तो वहीं विधान परिषद में आज से वो 0 हो गई। यूपी विधान परिषद में अपने इकलौते सदस्य दीपक सिंह के रिटायर हो जाने के चलते आज से उच्च सदन में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस 0 हो गई। 137 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब विधान परिषद पूरी तरह से कांग्रेस विहीन हो गई है। एसपी गठबंधन में भी बिखराव की खबरें आए दिन आ रही हैं। वहीं बीएसपी भी अपनी खोई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। तो सवाल यही, कांग्रेस 0, बीएसपी एसपी में बिखराव, 24 में बीजेपी को कैसे टक्कर देगा विपक्ष? इसी पर करेंगे आज हम चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। यूपी विधान परिषद में 0 हुई कांग्रेस। सन 1887 में इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। उसके बाद से लगातार बैठकें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होती रही हैं। लेकिन आज रिटायर होने वाले 10 लोगों में से एक सदस्य कांग्रेस का भी शामिल है, जबकि 6 सदस्य समाजवादी पार्टी के और 3 सदस्य बहुजन समाज पार्टी के हैं। लेकिन सबकी नजरें कांग्रेस पर इसलिए हैं क्योंकि 135 साल के बाद ऐसा पहली बार होने वाला है कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं रहेगा। यूपी के इतिहास में पहली बार कांग्रेस का कोई एमएलसी नहीं। विधान परिषद 87 वर्ष में पहली बार कांग्रेस मुक्त विधान परिषद हो गई। उत्तर प्रदेश में 2 सदस्य कांग्रेस के हैं और वो एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं। राजभर अखिलेश से दूर, बीजेपी के फिर होंगे करीब। एसी से निकल करके धरातल पे चल करके जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, किसान, नौजवान, बेरोजगार हैं, उनको अपने साथ जोड़ने की जरूरत है, तभी हम मुकाबला कर सकते हैं। संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है और वो तो हम लोग के साथ थे ही। वो तो हम लोग चले गए थे और कुछ भी हो सकता है। अखिलेश को पसंद नहीं राजभर की एडवाइस। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। अब कोई नाराज है तो मैं उसके क्या कर सकता हूँ? कोई नाराज है, ये आजकल राजनीति जो दिख रही है वो है नहीं। कोई कई बार राजनीति पीछे से ऑपरेट होती है। जब हम गठबंधन किए हैं, हम सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, तो हम कमरे से थोड़ा लड़ पाएंगे। हम यहीं बैठे रहें, गांव में जाए न बूथ कमेटी न बनावे, सेक्टर कमेटी न बनावे, तो कैसे देश चलेगा? अखिलेश पर बीजेपी का वार, क्यों बना रहे हार के बहाने? अखिलेश यादव जी जीतने के बाद जहां के सांसद हैं, कोविड जैसी महामारी में वो कभी मुंह दिखाने नहीं गए आजमगढ़, तो वो फिर अभी जाके बोलते क्या, कहते क्या? तो उनके पास कुछ था नहीं कहने के लिए, बात करने के लिए, इसलिए नहीं गए थे। अब ये उनकी बहानेबाजी है और हार तो 19 में ही जाते अगर उनका गठबंधन नहीं होता। हमारी पार्टी के नेता संगठन के लोगों ने कहा कि आपको आने की जरूरत नहीं, हम जीत जाएंगे चुनाव। और हमारे अपने पूरे संगठन पे और पूरी जनता पे भरोसा था, लेकिन ये नहीं पता था कि अधिकारी लोग वोट डालने के लिए निकलने देंगे, लालच देंगे, पैसा बंटवाएंगे। श्री अखिलेश यादव जी सवाल उठाते हैं, उनके शासनकाल के समय से लेकर के 2022 तक चुनाव की हार का चौका लगा चुके हैं। 4 बार चुनाव हार चुके हैं और वो दावे करने लगते हैं, बातें ऐसी करने लगते हैं। मैं उनको सदन में भी ये बात कहा था कि आप अब मुख्यमंत्री नहीं हो, आप पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हो, इसके सिवा आप कुछ नहीं हो। 24 तक कौन साथ निभाएंगे? अखिलेश कुनबा संभाल पाएंगे? एसपी गठबंधन तो 4 खेमा 64 खूंटों में पहले भी विभक्त था, अब तो पूरी तरीके से जर्जरा अवस्था को प्राप्त हो चुका। एक नेता इसके कह रहे हैं कि उसके दूसरे नेता कभी एसी से बाहर नहीं निकलते, दूसरे नेता तीसरे नेता की गाड़ी छीनवा रहे हैं। मुझे लगता है कि एसपी गठबंधन पूरी तरीके से अप्रासंगिक और सिद्धांतहीन हो चुका है, जिसकी कोई आवश्यकता अब नहीं रही।
यूपी के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कांग्रेस उच्च सदन में 0 हो गई है। आंकड़ों की अगर बात करें तो आइए आपको बता देते हैं। यूपी में 135 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कांग्रेस 0 हो गई है। विधान परिषद में कांग्रेस का कोई सदस्य अब नहीं रह गया है। कांग्रेस के एकमात्र सदस्य थे दीपक सिंह, वो भी आज रिटायर हो चुके हैं। एसपी के कुनबे में बिखराव दिख रहा है। आए दिन गठबंधन दल उल्टा नसीहत दे रहे हैं, अखिलेश से नाराज चल रहे हैं ओपी राजभर, इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। बीएसपी की खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिशें जो है वो अब लगातार परवान चढ़ रही हैं। हाल ही में लखनऊ में बीएसपी ने सम्मेलन किया था जिसमें हर विधानसभा से 75,000 सदस्य अब बीएसपी बनाएगी। तो एक तरह से जोर आजमाइश अब बीएसपी भी करती नजर आ रही है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। मनीष शुक्ला हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता है, राजकुमार भाटी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, के पांडे कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, दयाराम भार्गव जी हैं प्रवक्ता सुभासपा के, और मनीष गुप्ता है हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक। आज सवालों की शुरुआत सबसे पहले के पांडे जी आपसे। 137 साल पुरानी पार्टी आज इस मुहाने पर आ गई। इतिहास में पहली बार हो रहा है कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 0, और जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहां पर भी आप 2 ही सीट जीत पाए। देखिए आस्था जी, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम इस सरकार की अनुपलब्धियों को, अपनी मेहनत को हम जनता के बीच में पहुंचाने में असफल रहे, इसलिए विधानसभा में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, खराब रहा। हमें स्वीकार करने में जरा भी ऐतराज नहीं है और आपके सवाल भी अपनी जगह पे बहुत सही है। विधान परिषद में 135 साल के इतिहास में जिस विधान परिषद में कभी मोतीलाल नेहरू भी हुआ करते थे, आज यह जरूर है कि दीपक सिंह हमारे अकेले एमएलसी थे, आज तक वो एमएलसी रहे, और जितना भी उनका विधान परिषद में जिन जिन भी चीजों पे उन्होंने जो सवाल उठाए और जिस तरह से उन्होंने सरकार से सवाल पूछे, वो अपने आप में एक बहुत बेमिसाल रहा। उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। दीपक सिंह जी की पहली बार हो रहा है। दीपक सिंह जी की कार्यशैली के कायल तो कई दूसरी पार्टियों में भी हैं जो उनके पूरे राजनीतिक सफर के बारे में बात करते हैं, उनके अंदाज की तारीफ करते हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को लेकर था। उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट, इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस, 137 साल, मतलब जब से स्थापना हुई है तब से आज ये दिन आपको देखना पड़ेगा। कभी सोचा था आपने अब आगे के लिए आपकी रणनीति क्या होगी? विधान परिषद में 0 और विधानसभा में मात्र 2। राजनीति में 135 साल के इतिहास में हमें पहली बार यह दिन देखना पड़ रहा है, जबकि जितने भी दल हैं जो आज सत्ता में है या जो दल विपक्ष में है, ऐसा इन लोगों के साथ कई बार हुआ है कि विधानसभा विधान परिषद में नगण्य संख्या रही है, बहुत कम संख्या रही है, नहीं के बराबर भी रही है। लेकिन यह सही है कि हमारी पार्टी बहुत पुरानी और हमें 135 साल के इतिहास में पहली बार देखना पड़ रहा है। यह निश्चित रूप से कहीं न कहीं कष्ट का विषय है। 2 अक्टूबर से आपने रणनीति पूछी, इसलिए मैं बता रहा हूं। देखिए, 2019 के लोकसभा के चुनाव में हमारी 53 सीटें जीती थी, 205 सीटों पे हमने सेकंड फाइट की थी और 93 सीट्स पे हम थर्ड फाइट थे। इस तरह से इन सीटों के साथ साथ हम अन्य भी जितनी सीटें हैं उन सीटों पर 2 अक्टूबर से लेकर के पूरे देश की हर विधानसभा, हर गांव तक हमारा प्रयास है कि भारत जोड़ो अभियान के तहत हम गांव-गांव जाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे स्वीकार करने में जरा भी संकोच नहीं है कि संवादहीनता हमारे इस तरह के परिणाम का कारण बनी है, और उस संवाद को जनता तक जोड़ने के लिए 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो अभियान के तहत हम गांव-गांव आप ये सारी बातें कर तो रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को भी लेकर उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारने के बाद वापस सुध ही नहीं ली गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से यूपी की, यहाँ पर हो क्या रहा है? मंथन करती पार्टी, सदस्य बनाती। देखिए, बसपा के लिए कहा जा रहा था कि कई सालों से जो है उतनी गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन अब वहां भी मंथन हो रहा है, सदस्य बनाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में भी कई तरह के अंतर्द्वंद चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इतनी सुषुप्त नजर आ रही है। और आज देखिए 0-2 का स्कोर आपका हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, और भी पैनलिस्ट हमारे साथ है, मैं आपके पास लौटूंगी के पांडे जी, लेकिन उससे पहले राजकुमार भाटी जी, ये बताइए 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की जो कड़ियां हैं अभी से बिखर रही हैं। उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट, कांग्रेस की ये स्थिति, समाजवादी पार्टी के अंदर अंतर्द्वंद, गठबंधन दल आपको सलाह दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अभी से ही विपक्ष ना तो एकजुट हो पा रहा है, और कड़ी टक्कर आप कैसे दे पाएंगे 2024 तक?
देखिए, उत्तर प्रदेश में विपक्ष का मतलब केवल समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी सशक्त है, मजबूत है, जमीन पर है। समाजवादी पार्टी ने युद्ध स्तर पर 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अभी सदस्यता अभियान हमारा कल शुरू किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। कल से सदस्यता अभियान शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश के एक एक गांव तक, एक एक कस्बे तक, एक एक बूथ तक हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, हमारे नेता जाएंगे, पार्टी के लोग जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाएंगे। उसके बाद संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा। ठीक है। और उत्तर प्रदेश ये तो विरोधी भी मानते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत होकर उभरी है और एक ताकत के रूप में उभरी है। लेकिन उसके साथ साथ राजकुमार जी, उपचुनाव के अंदर आजमगढ़ और रामपुर जैसे दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपके हाथ से खिसक जाना, उससे भी बहुत खराब संदेश गया है पार्टी के लिए। जो आजमगढ़ और रामपुर में जो नंगा नाच प्रशासन और पुलिस ने किया है, जिस बूथ पर 900 वोट थी वहां केवल 6 वोट डालने दिए गए। नाकों पे पुलिस लगा दी गई, गलियों के नुक्कड़ों पे पुलिस लगा दी गई और पुलिस लाठियां बजा रही थी। महिलाओं को घर से निकलने नहीं दिया गया। ये खुला खेल फर्रुखाबादी पूरे देश ने देखा है और सबने देखा है कि लोकतंत्र का गला घोटा गया है, बेईमानी के साथ हराया गया। समाजवादी पार्टी बहुत बेईमानी के साथ हराया गया है, ये बहुत गंभीर आरोप आपने लगा दिया। मनीष शुक्ला इसका जवाब देंगे। मनीष जी, सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष का मतलब केवल सपा, और दूसरी बात, आजमगढ़ और रामपुर में आप लोग अपनी जीत से बड़े संदेश देने की बात कर रहे हो, लेकिन समाजवादी पार्टी से बार बार यही कहकर प्रचारित कर रही है कि ये सब कुछ आप लोगों ने ताकत के जोर पर किया है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। हमने जनता की ताकत के बदौलत रामपुर और आजमगढ़ में विजय दर्ज की है। जिस तरीके से अखिलेश यादव सांसद रहते आजमगढ़ की उपेक्षा करते रहे, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय में भी उनको फुर्सत नहीं थी कि अपने महल से बाहर निकले और आजमगढ़ की जनता जिन्होंने उनको सांसद बनाया था उसका पुरस्कार ले सके। आजमगढ़ की जनता ने उन्हें जवाब दिया है। और राजकुमार भाटी जी या अखिलेश यादव जी अगर अपनी हार की ये मीमांसा करते हैं तो हम तो बहुत खुश हैं कि यही मीमांसा करें, जो सत्य है उसकी मीमांसा न करें और आत्मावलोकन न करें, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को नहीं नुकसान होने वाला है, इससे नुकसान समाजवादी पार्टी को होने वाला है और आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। रहा सवाल कि यही विपक्ष है, यही तो अहंकार है अखिलेश यादव का कि हम ही सब हैं। और हम रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को भी विपक्ष का दल मानती है, बसपा को भी मानती है, कांग्रेस को मानती है, उस केशव देव मौर्य को भी हम मानते हैं जिसकी फॉर्च्यूनर अखिलेश यादव ने छीन लिया अपने अहंकार के बल पे, अपने जो उनका जो समाजवादी पार्टी का प्रचलित तरीका है उस तरीके से उन्होंने बता दिया कि अपनेपन के दायरे में कौन-कौन आ रहा है। सुभाषपा का भी नाम है क्या इस लिस्ट में? मनीष जी, आपने बताया कि अपनेपन के दायरे में कौन कौन आ रहा है, तो क्या सुभाषपा का भी नाम है इस लिस्ट में? नहीं, हमारे मैंने तो विपक्षी दलों का नाम बताया। निश्चित रूप से सुभाषपा भी है और जो भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड राजनीतिक दल है और उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं, लोकतंत्र का तकाजा तो यही है कि आप सबको विपक्ष मानिए अगर आप सत्ता पक्ष में है, और कम से कम राजनीतिक दल तो मानना ही पड़ेगा। अखिलेश यादव जी अभी अहंकार के जो सिंहासन पर बैठे उससे नीचे नहीं उतर पा रहे हैं, उनका दल नहीं उतर पा रहा और नहीं मानता है, लेकिन हम सभी दलों को समान रूप से व्यवहार करते हैं। ठीक है, दयाराम भार्गव जी का रुख करना चाहेंगे। प्रवक्ता सुभाषपा के हमारे साथ है। दयाराम भार्गव जी, ओपी राजभर लगातार सलाह दे रहे हैं अखिलेश यादव को कि एसी रूम से बाहर निकले, बूथ स्तर पर आए, कमेटियां बनाएं, ग्राउंड पर उतरे, लेकिन अखिलेश यादव ने दो टूक कह दिया है, मुझे किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की एडवाइस नहीं चाहिए। अब बताइए आप, सुभाषपा का क्या रुख है? अब भी आप उस गठबंधन के साथ हैं जो आप 2022 में लेकर के चले थे, उतनी ही निष्ठा से? देखिए आस्था जी, मैंने कहा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर से बाकी से जो भी बात रखी, सच्ची बात रखी। आज हम समाजवादी के सहयोगी दल के साथ में हैं। हम आजमगढ़ के चुनाव में थे, मैं स्वयं 7 दिन मैंने जाने का चाहे हमारे पार्टी के सेक्टर के अध्यक्ष थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी, जब हम उसमें जाया करते थे तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता क्षेत्र के नेता है वो यही कहते थे कि जिस तरह आजमगढ़ में
माननीय ओम प्रकाश राजभर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करते हैं। अगर इसी तरह आदरणीय अखिलेश यादव जी आते हैं, हम लोगों की जो मानसिकता दबी हुई है वो मानसिकता थोड़ी हम लोग को भर के आती और हम लोग और उसमें मतलब एक प्रकार का जो लोग कहना था कि नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष को पा करके और हम जोश में आते, तो उस बात को लेकर के आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने इस बयान को दिया है, यानी कि उन कार्यकर्ताओं को पीड़ा को बयां किया है। और ये क्या सच्चाई नहीं है? हमारे राजकुमार भाई हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है, राजकुमार भाटी जी, मैं बड़ी बेबाकी से बात रखते हैं, ठीक है, हम भी इनके साथ रह चुके हैं, लेकिन क्या ये कि मंथन का विषय नहीं है? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने इस बात को कहा मतलब है, आप अब भी अपनी उस सलाह पर कायम है कि सपा को मंथन की जरूरत है, अखिलेश यादव को ग्राउंड पर उतरने की जरूरत है। सुन रहे राजकुमार भाटी जी, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? अखिलेश यादव कह चुके हैं मुझे किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, लेकिन सुभाषपा अब भी आपको सलाह दे रही है। तो सवाल यही है कि 2024 तक ये कुनबा, ये गठबंधन कैसे एकजुट रख पाएंगे, बचा पाएंगे इसको? ओम प्रकाश राजभर जी एक जेन्युइन नेता हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं, जनभावनाओं के मुद्दे उठाते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे वो मुद्दे अभी भी कायम हैं। ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है, अनुसूचित जातियों के साथ अन्याय हो रहा है, जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी कराने को तैयार नहीं है। नहीं, ओपी राजभर की निष्ठा पर, उनके साथ गठबंधन पर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि 2024 तक साथ चलेगा? ये एक दूसरे को जो एडवाइस देना और ये कहना कि भाई मुझे किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ क्या इशारे कर रहा है भाटी जी? देखिए मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा कह देता हूं, ओम प्रकाश राजभर जी जेन्युइन नेता हैं और हम मुद्दों के आधार पर एक हुए हैं। हमारे मुद्दे एक हैं, हमारे जो वर्ग समस्याएं हैं, वर्ग चरित्र है और जो वर्ग के मुद्दे हैं वो एक हैं। तो हमें तो ये इनके प्रकार एक ही मुद्दे के लिए लड़ना है। अब ये दोनों नेताओं का अपना आपसी मामला है, वो परामर्श दे रहे हैं, बड़े नेताओं के बीच में बात हो रही है, इसमें कोई बहुत ज्यादा निराश होने की या बहुत ज्यादा इसमें मीन मेख निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मनीष गुप्ता हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी, चर्चा यहाँ पर ये चल रही है कि एक तो सबसे पहली बात कांग्रेस की स्थिति, 135 साल में सबसे बुरे दौर में कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर इस लिहाज से विधान परिषद में 0 हो गए, विधानसभा में भी मात्र 2 सीटें आई हैं। समाजवादी पार्टी के अपना अंतर्द्वंद और गठबंधन दलों से ऐसी एडवाइस जिसको अखिलेश यादव कह रहे हैं मुझे जिसकी जरूरत नहीं है। तो विपक्ष क्या मुद्दा विहीन हो चुका है? और दूसरी बात कि 2024 तक ये गठबंधन, ये समान विचारधाराएं क्या एक साथ चल भी पाएंगी? हर मुद्दे को ये लोग उठाकर देख चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाजपा के सामने टिक नहीं पा रहे। देखिए, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है जिस तरीके से पिछले कई महीनों से ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमलावर बने हुए हैं, वह साफ साफ दिख रहा है कि उनके मन में फेर आ चुका है। बार बार बोलेंगे तो किसी न किसी दिन अखिलेश यादव जी रिएक्ट करेंगे। जैसे आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शांति से कह रहे हैं, बड़े सुलझे हुए नेता हैं, मुद्दे की बात उठाते हैं, मतलब है कि वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, वो अखिलेश यादव को उकसा रहे हैं ताकि जैसा ही अखिलेश यादव कुछ कहें ये बहाना बनाकर तुरंत बीजेपी में शामिल हों, वो मंत्री पद प्राप्त करें, सत्ता का सुख लें, क्योंकि इनकी मोदी जी से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। 2024 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर और सुभाषपा एनडीए के साथ होगी, ऐसा मेरा अंदाजा लग रहा है। एक बात तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ओपी राजभर बस इंतजार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के मुंह से कुछ ऐसा निकले या सपा की तरफ से कुछ भी ऐसा हो कि उन्हें बहाना मिल जाए पार्टी से खुद को अलग करने का और भाजपा में शामिल होने का रास्ता खुल जाए। बिल्कुल। अब दूसरी बात सुनिए, अब दूसरी बात यह, समाजवादी पार्टी ने आज तक कभी अपने अलायंस पार्टनर की इज्जत ही नहीं की, फिर चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, महान दल हो, ये सब लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि बसपा की रिस्पेक्ट नहीं की? एक मिनट मनीष गुप्ता, ये आप कैसे कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का सम्मान नहीं किया? सबने तस्वीरें देखी, बहन जी के बाकायदा चरण स्पर्श किए गए, उनको साथ सम्मान मंच पर बुलाकर कैसे उनका सम्मान किया गया, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े। आप कह रहे हैं कि बसपा की भी कदर नहीं की उन्होंने? अरे चुनाव लड़े ना, अगर जीत नहीं मिली तो बाहर हो गए। भाई एक संबंध जैसे चाहे भाजपा का शिवसेना के साथ रहा, मानो 20 साल तक संबंध रहा, अकाली दल के साथ रहा 20 साल संबंध रहा, या जैसे लेफ्ट जैसे ममता बनर्जी ने अपने संबंध किए, ये लंबे चलने वाले रिलेशनशिप अखिलेश यादव जी रख ही नहीं पाते। तो मतलब साधा नहीं कि निकले नहीं, इलेक्शन हार गए, अब सब अपना अपना देखो। उन्होंने कहा लेकिन मनीष जी, लोकसभा चुनाव में
अकेले दम पर लड़ना क्या संभव है? राजकुमार भाटी जिस बात को कह रहे थे कि यूपी में विपक्ष का मतलब केवल सपा है, यहां यदि आपको भाजपा से टक्कर लेनी है तो आपको कांग्रेस को भी साथ लेकर चलना होगा, बसपा के साथ भी तालमेल की गुंजाइश देखनी होगी, जो कि सपा समय समय पर या अखिलेश यादव उसकी उम्मीद लगाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सब एक साथ आ पाएंगे क्या? कड़ी टक्कर भाजपा को दे पाएंगे कांग्रेस की जो स्थिति फिलहाल यूपी में हो गई है? ये समाजवादी पार्टी का घमंड बोल रहा है। ये समाजवादी पार्टी को समझ नहीं रहे कि अकेली सपा विपक्ष नहीं हो पा रही है। अरे अगर आप अकेले रह गए तो आप कैसे हारे? आप पूरी ताकत जोड़िए। खैर, फिर भी मैं इस बात का स्वागत करूंगा, अखिलेश जी ने लगातार अपनी काम शुरू कर दिया है, ठीक है, जमीन पर जाना शुरू कर दिया है। देखते हैं 1 साल तक वो इस काम पर टिक पाते हैं कि नहीं, और बकौल ओम प्रकाश राजभर क्या वो एसी के कमरों से निकल पाते हैं कि नहीं, ये देखने की बात। ठीक है मनीष शुक्ला जी, ठीक है मनीष गुप्ता जी, मनीष शुक्ला जी, आपको लग रहा है कि 2024 आते आते कोई कड़ी टक्कर आपको मिलेगी? देखिए बसपा जो है इस बार अभी से सक्रिय हो गई है, हर विधानसभा में 75,000 सदस्य बना रही है, समाजवादी पार्टी ने संगठन सभी इकाइयों को भंग कर दिया है, वो नए मेंबर्स बना रही है। तो आपको लग रहा है कि ये बिखराव, जिसे आप बिखराव कह रहे हैं, ये तो एक नई शुरुआत है? वो कहते हैं ना शून्य से आगे शुरुआत होती है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी दलों को ये सुविधा प्राप्त है और ये अधिकार है कि अपने संगठन को मजबूत करने के लिए गतिविधियां चलाएं, और जो चलाएगा, जो काम करेगा, वो चुनाव लड़ेगा। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो हमको 2024 में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने जो काम किया है, योगी आदित्यनाथ जी की प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है, जो हमारा संगठन तंत्र है, विशाल संगठन तंत्र है, जो बूथ की कमेटियाँ हैं, उसके आधार पर हम चुनाव में जाएंगे और जनता, गांव गरीब किसान के लिए जो काम किया है उसके आधार पर वोट मांगेंगे। और हमको पूरा विश्वास है कि उस काम के बदौलत ये जो तमाम विपक्ष के लोग हैं, जो पूर्व में उत्तर प्रदेश और देश में सरकारों को चला चुके हैं, उसका अनुभव जनता को है। उस आधार पर जनता प्राथमिकता पर भारतीय जनता पार्टी को रखेगी और 80 की 80 सीट जीते, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जो बूथ हमारे कमज़ोर बूथ हैं, जो 2019 में हम हारे थे चुनाव, उसमें अभी से सांसदों को, राज्यसभा के सांसदों को, विधानसभा के सदस्यों को, विधान परिषद के सदस्यों को लक्ष्य दिया गया है बूथों का कि वो मजबूत करें, और 24 में पूर्ण बहुमत की सरकार जो बनेगी देश में, उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व हो, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सहयोग हो, उसके लिए उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता काम करेगा। ठीक है के पांडे जी, इस बार भाजपा का जो खास फोकस है 2024 के लिए, वो उन सीटों पर है जो 2019 में उसने हारी थी, और अब उम्मीदें और आशाएं बहुत बड़ी है भाजपा की, क्योंकि वो आजमगढ़ भी जीत चुके हैं, वो रामपुर भी जीत चुके हैं, जिसे कभी सपा का गढ़ कहा जाता था, और अब नजर मैनपुरी पर भी है और रायबरेली पर भी है 2024 के लिए। आजमगढ़ 2009 में भी भारतीय जनता पार्टी एक बार चुनाव जीत चुकी है, इससे ज्यादा के अंतर से जीती थी। इसके पास भाजपा आजमगढ़ में पुनः अपनी स्थिति पे आ गई थी। बहरहाल वह सपा और बीजेपी का मामला, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन जनता तक हर विधानसभा में अभी भी अग्निपथ, अग्निवीर के मुद्दे पर हम हर विधानसभा में पहुंचे हैं, और भारत जोड़ो अभियान के तहत हर विधानसभा, हर गांव, हर मोहल्ले, हर कस्बे तक पहुंच के केवल हम बताना चाह रहे हैं कि 5% जीएसटी गेहूं पर भी लग गई है। जनता जानेगी, यह जनता जानेगी कि सिलेंडर का रेट 350 हम छोड़ के गए थे, आज 1100 हो गया। यह जनता जानेगी कि मोरंग बालू 1500 से 6000 हो चुका है, डिश का रिचार्ज 100 से 350 रुपया हो चुका है। जो ड्राइविंग लाइसेंस 250 में बनता था वो 5500 में बन रहा है। सीमेंट 200 से 400 रुपया प्रति बोरी हो चुकी है। गैस सिलेंडर मैं बता चुका हूं। ठीक है के पांडे जी, आप वो मुद्दे गिनवा रहे हैं जो जनता के बीच में लेकर जाएंगे, आप वो मुद्दे गिनवा रहे हैं जो जनता के बीच में लेकर जाएंगे, लेकिन जब चुनाव लड़े जाते हैं तो जितने अहम मुद्दे होते हैं उतने ही अहम सियासी समीकरण और गठबंधन के भी मायने होते हैं, खासतौर पर तब जब भाजपा जैसी मौजूदा दौर की सबसे मजबूत पार्टी के सामने आप खड़े हो। तो आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपने दम पर कांग्रेस भाजपा को टक्कर दे पाएगी, या विपक्ष को एक मजबूत गठबंधन बनाने की जरूरत होगी 2024 के लिए? के पांडे जी, उसके बाद राजकुमार भाटी।
कांग्रेस अपने दम पे ही उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। जनता लोकतंत्र में सबसे बड़ी होती है। मतलब वोट कई काटेंगे बार आप? ऐसा हुआ जिसको सिर पे बिठा के उसको पैर वोट पे पटक काटेंगे आप? देती फायदा है। भाजपा को इस हो बार जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को के पैर पांडे पे जी। पटक देगी। ठीक है, राजकुमार भाटी जी जी। बताइए, 2024 की जंग, यहाँ तो कांग्रेस कह रही है हम अपने दम पर लड़ेंगे, बहन जी कह रही है हम भी सब जगह अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, हम भी अपने दम पर लड़ेंगे। तो भाजपा जैसी मौजूदा दौर की सबसे मजबूत पार्टी के लिए विपक्ष को एक मजबूत गठबंधन या समान विचारधाराओं को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लाकर अभी से ही किसी रणनीति को बनाकर लेकर चलने की जरूरत है, वरना एक दूसरे के वोट काटेंगे और फायदा फिर भाजपा को होगा। देखिए, जब चुनाव आते हैं तो सभी पार्टियां अपना अपना प्रयास करती हैं, अपने अपने प्रत्याशी उतारती हैं, अपने अपने मुद्दे उठाती हैं, लेकिन निर्णय जनता को लेना होता है। ये गठबंधन जनता बनाती है। जनता जब सरकार से निराश होती है या किसी पार्टी के पक्ष में होती है, दूसरी पार्टी के विरोध में होती है, जनता अपना फैसला ले लेती है। ये कहना कि नहीं गठबंधन नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी हारेगी नहीं, ये 100 दिन अभी नई सरकार को हुए हैं, जो चुनाव के बाद में 100 दिन पूरे किए हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, और उन 100 दिनों में इतनी कमियां, इनकी असफलताएं सामने आई हैं कि इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर के विभाग में ट्रांसफर हो जाते हैं और उन्हें पता तक नहीं होता। वो सवाल उठा रहे हैं, सचिव पर सवाल उठा रहे हैं कि मेरे विभाग में ट्रांसफर कैसे हो गए। अस्पतालों में दवाई नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है, लोगों को, पेशेंट को सुविधा नहीं मिल पा रही। जगह जगह खबरें आ रही हैं कि डेड बॉडी ठेले पे लाद के ले जाते हैं। ये सारे और मुद्दे हैं, ये थानों सारे में मुद्दे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंतर्द्वंद और गठबंधन पर आप खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। और जिस बात को मनीष गुप्ता कह रहे थे कि जब सुभाषपा पे सवाल पूछा गया तो बहुत ही क्लेवर आप लोग चल रहे हैं राजकुमार भाटी जी कि सुभाषपा के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे। मुमकिन है ओपी राजभर कहीं इसी बात का तो इंतजार नहीं कर रहे? बोलने की जरूरत भी नहीं है। हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं है, कोई हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से है। भारतीय जनता पार्टी को हटाना है उत्तर प्रदेश में और देश में, यही हमारी लड़ाई है और इसमें तमाम दलों का स्वागत है। और जब दल एक नहीं होते हैं तो जनता एक हो जाती है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। मनीष गुप्ता जी, चूंकि अब डिबेट को क्लोज करना है, तो क्या लग रहा है 2024 में क्या कोई मजबूत गठबंधन आपको भाजपा के खिलाफ विपक्ष का बनता दिख रहा है, या फिर ये समय केवल कुनबा जोड़ते बिखरते अंतर्द्वंद संभालते संभालते बीत जाएगा? देखिए, अभी विपक्ष जिस हालत में है उससे भी ज्यादा खराब हालत में जाएगा। आपको सिर्फ एक बात कह के बात खत्म करूंगा कि राजभर साहब ने बलिया के रसड़ा में कहा था कि अखिलेश यादव अपने दम पर मुख्यमंत्री नहीं बने, अपने पिता मुलायम सिंह यादव की कृपा से मुख्यमंत्री बने थे। वर्ष 2012 का विधानसभा चुनाव मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन ताज अखिलेश यादव के सर पर सजाया गया। इसलिए वो स्पष्ट कर रहे हैं कि अखिलेश यादव की कॉम्पिटेंसी पर ही डाउट है। इसका मतलब है उन्हें मोदी पर भरोसा है, ऐसा दिखता है। और अगर ऐसा हुआ तो विपक्ष उत्तर प्रदेश का टूक हो जाएगा। ठीक है, जाते जाते यही सवाल दयाराम भार्गव, सुभाषपा के प्रवक्ता हमारे बीच में, उन्हीं से पूछ लेते हैं। क्यों दयाराम भार्गव जी, जानबूझकर चुभने वाली बातें सपा को कही जा रही हैं क्या, कि वो कुछ रिएक्ट कर दें, वो कुछ कह दें और आप लोगों को मौका मिल जाए एक बार फिर से पूर्व पार्टी के पास जाने का? देखिए, मैंने कहा 2024 का चुनाव हम समाजवादी के साथ करेंगे, आज मैं फिर कह रहा हूँ। और दूसरे मैं आपको ये बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोले, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोले, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। आप तो ओवैसी के साथ लड़ने वाले थे, क्या हुआ? मनीष जी, बात पूरी करने दीजिए उनको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में अभी 100 दिन का मामला आया, 17 करोड़ की एक्सपायर हो गई दवाइयाँ, उसकी चर्चा ये लोग नहीं करते। जो वंचित समाज को फ्री में दवाइयाँ उत्तर प्रदेश में दी जाती थी, वो 17 करोड़ की दवाइयाँ पार्टी का साथ क्यों छोड़ा थे? दवाइयाँ छोड़ दीजिए दयाराम जी, दवाइयाँ छोड़ दीजिए। मैंने पूछा कि ये चुभने वाली बातें गाहे बगाहे अनचाही सलाहें इसीलिए दी जा रही है क्या, कि कुछ कह दे भर कोई सभा की तरफ से, देखिए आपको पलटने का मौका मिल जाए। बात यह है कि सहयोगी दल है और हम जनता के बीच में स्वयं था। राजकुमार भाटी हमारे भाई बैठे हैं,
हम जमीनी नेता है, हम नेता के चक्कर में आप भारतीय जनता ठीक है, जमीनी नेता है, यही बात ओपी राजभर भी दोहरा रहे हैं कि जमीन पर उतरे अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव कह चुके हैं कि मुझे किसी एडवाइस की जरूरत नहीं है। जाते जाते मनीष शुक्ला जी हमारे बीच में है, भाजपा के प्रवक्ता। मनीष जी, 2024 के लिए आपको लग रहा है कि एक बार फिर से भाजपा ने जो टारगेट रखा है कि यूपी में 80 में से 80 सीटें हम जीतेंगे, ये अति उत्साह है या आत्मविश्वास? नहीं, ये आत्मविश्वास ही है। और जिस तरीके से पिछले 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने जाति और धर्म की राजनीति को ठोकर मारकर विकास की नीति को पसंद करना शुरू किया है, जिस तरीके से इन धर्म और जात के ठेकेदारों को पीछे छोड़ा है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है, गांव गरीब किसान के लिए 2014 से ही मोदी जी की सरकार काम कर रही है। गरीबों को छत देने का काम किया, गैस सिलेंडर देने का काम किया, बिजली का कनेक्शन देने का काम किया, शौचालय देने का काम किया, किसान सम्मान निधि देने का काम किया। हमको पूरा भरोसा है कि जनता इसी नीति पर आगे चलेगी। और जो हमारा संगठन का तंत्र है, जिस तरीके से बूथों पे हमारी संरचना है, जो हमारी सरकार का काम है, उसके आधार पर हमको विश्वास है जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। तो बिल्कुल, कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि भाजपा अपनी योजनाओं और लाभार्थियों और विकास के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेगी, क्योंकि पूर्व के चुनाव में इसी को लेकर उतरी थी और जाति धर्म से ऊपर वोट भाजपा को मिले थे। यही कारण है कि आजमगढ़ और रामपुर जैसी सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करने में कामयाब रही, ये आप दावा कर रहे हैं। सभी पैनलिस्ट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल यही है कि 2024 आते आते क्या साथी साथ रह पाएंगे? अखिलेश यादव अपना कुनबा बचा पाएंगे? बहन जी जो कह रही हैं कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस कह रही है कि हम दम पर चुनाव लड़ेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2024 आते आते विपक्ष कई धड़ों में बंट जाएगा या फिर एकजुट होकर भाजपा को कड़ी टक्कर दे पाएगा? बहरहाल अभी 2024 में समय है, लेकिन उससे पहले बनते बिगड़ते समीकरणों और बयानों पर चर्चा होती रहेगी। महाबहस में फिलहाल इतना ही।